नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं दामिनी। इस बुलेटिन में आज बात होगी किसानों के आंदोलन की। निषाद समुदाय से प्रियंका गांधी की मुलाकात की। बताएंगे कि पुडुचेरी में नारायणसामी की क्यों बढ़ गई है परेशानी। जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में डबल इंजन सरकार को लेकर टीएमसी ने दिया क्या जवाब। और बुलेटिन के आखिर में बात तेल पर बीजेपी के खेल की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों को दिया चुनावी तोहफा। डीजल पेट्रोल पर घटाया 1-1 रुपए। भारत में कई शहरों में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा हो चुकी है पेट्रोल की कीमत। गुजरात के 6 नगर निगमों के लिए आज हुआ मतदान। निगम चुनाव में इस बार कांग्रेस बीजेपी के बीच नजदीकी मुकाबला। लंबे समय से बीजेपी का निगमों पर है कब्जा। 23 फरवरी को आएंगे नतीजे। बीजेपी नेता राम माधव का दावा, सोशल मीडिया बेहद ताकतवर, बदल सकता है सरकारें। सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कानून बनाने पर काम कर रही है केंद्र सरकार। केरल से लोकसभा सांसद शशि थरूर का दावा, केरल में नहीं चलेगा बीजेपी का जादू, श्रीधरन के पास अनुभव की कमी। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बढ़ सकती है मुश्किल। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन कर सकते हैं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। लोहिया प्रमुख शिवपाल यादव अखिलेश से साथ आने की अपील की। यूपी विधानसभा चुनावों में बचा है सिर्फ 1 साल। सुर्खियों के बाद बात आज की बड़ी खबर की। किसानों के आंदोलन को 88 दिन हो गए हैं। इस दौरान किसानों ने लगातार अपनी रणनीति से सरकार को चौंकाया है। पहले दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का हुजूम जुटाया, फिर पंचायतों के जरिए देश भर के किसानों को जगाया और अब एक बार फिर बॉर्डर पर किसानों को जुटाकर सरकार पर दबाव बढ़ाने की तैयारी है। तो आज किसानों के आंदोलन में क्या रहा खास, देखिए ये रिपोर्ट। किसान परेशान हैं। किसान कह रहे हैं कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान दे, लेकिन सरकार का ध्यान चुनावों पर है। ऐसे में किसानों की परेशानी का क्या समाधान है, इन सवालों का जवाब सरकार के बजाय किसान खुद तलाश रहे हैं, जिसके चलते किसान आज दिल्ली की सीमाओं पर जमे हुए हैं। सर्दियों से शुरू हुआ किसानों का ये आंदोलन अब गर्मी के मौसम में प्रवेश करने को है, लेकिन सरकार अभी भी किसानों की मांग पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। ऐसे में किसान देश के अलग अलग हिस्सों में किसान पंचायत करके लामबंदी करने में जुटे हुए हैं और इसी के मद्देनजर अब किसानों ने अपने आंदोलन में एससी समुदाय को जोड़ने की नई रणनीति बनाई है, जिसके तहत शनिवार को किसानों ने एससी समुदाय के साथ हरियाणा के हिसार जिले के बरवाला कस्बे में एक महापंचायत की। इस पंचायत में किसान यूनियन के लीडर गुरनाम चढ़ूनी भी मौजूद थे। इस मीटिंग में लंबे समय से एक दूसरे का विरोध कर रहे जाट और एससी समुदाय को एक करने की रणनीति पर बात हुई। हरियाणा में एससी की आबादी 20% है। ऐसे में अगर ये समुदाय साथ देता है तो किसानों के आंदोलन में तेजी आना तय है, जिससे सरकार की परेशानी सीधे तौर पर बढ़ेगी। आपको बता दें कि किसान दिल्ली की सीमाओं पर 88 दिनों से बैठे हैं। इस बीच सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन इन सभी दौर की बातचीत से कोई हल नहीं निकला, जिसके बाद सरकार फिर से बात करके मामले का हल निकालने की बात कहती है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से बातचीत का प्रस्ताव नहीं भेजा गया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर कब होगी बात और आखिर मामले का कब निकलेगा हल, और इसके साथ ही आखिर कब तक सड़कों पर बैठेंगे किसान। इस बात का जवाब तो समय आने पर ही पता चलेगा। कृषि कानून को लेकर सरकार फंसी तो विपक्ष को बड़ा मुद्दा मिल गया। कृषि कानून का यूपी में जबरदस्त विरोध हो रहा है। किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए कांग्रेस यूपी में किसान पंचायत कर रही है। साथ ही दूसरे वर्ग पर भी पार्टी की निगाह है। प्रियंका गांधी कांग्रेस को राज्य में मजबूत करने के लिए लगातार लोगों से संपर्क कर रही हैं। आज उन्होंने निषाद समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान प्रियंका ने क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस सक्रिय दिख रही है। किसान महापंचायत के सहारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस लामबंदी कर रही है। प्रियंका अपने मंचों से न सिर्फ केंद्र की मोदी सरकार को घेरती हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कानून व्यवस्था, किसानों की समस्या, बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाती हैं। और आज प्रियंका गांधी प्रयागराज के दौरे पर थी, जहां उन्होंने निषाद समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि एनजीटी के नियम निषाद समुदाय के लोगों के हित के नहीं, बल्कि उद्योगपतियों के फायदे के लिए लागू किए गए हैं। नियमों को इस तरह से बनाया गया है कि जिससे उद्योगपतियों को फायदा मिल सके और आप जैसे गरीब लोगों का नुकसान हो। हम आपकी आवाज सरकार के सामने उठाएंगे। योगी सरकार ये भूल गई है कि सरकार आप लोगों ने बनाई है, आपकी नाव तोड़ी है। इस मुद्दे को हम सरकार के सामने उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने इस सरकार की बहुत मदद की है,
आप सबकी वोट से ये सरकार आई है, लेकिन ये लोग ये भूल गए हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ कि नेता जब भूल जाता है कि उनको वोट किसने दिया तो वो मनमानी करने लगता है। प्रियंका के दौरे के बाद सियासी हलचल तेज होना लाजमी है। प्रियंका की उत्तर प्रदेश में सक्रियता का अंदाजा उसी से लगाया जा सकता है कि 2 हफ्ते के अंदर प्रियंका गांधी का ये दूसरा प्रयागराज दौरा है। बीजेपी की परेशानी बढ़ी हुई है। किसान हो या विपक्षी दल, सभी बीजेपी की घेराबंदी कर रहे हैं। देश का हर वो राज्य जहां बीजेपी की सरकार है, वहां किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन चल रहा है और इन्हीं आंदोलन के चलते कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार मुश्किल में आ गई है। दरअसल कर्नाटक में लिंगायत समुदाय सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आया है, जिसे बीजेपी का बड़ा समर्थक माना जाता है। तो क्यों कर्नाटक में लिंगायत आए सड़क पर, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार पिछले काफी वक्त से परेशानियों के दौर से गुजर रही है। पिछले मंत्रिमंडल विस्तार से बगावत का दौर छिड़ा, जिसके बाद एक नेता सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ मोर्चा खोलते गए। यहाँ तक कि नौबत कुर्सी जाने तक आ गई। हालांकि जैसे तैसे येदियुरप्पा ने पद को बचाए रखा, लेकिन अब एक बार फिर उनकी परेशानी खड़ी हो गई है। इसकी वजह बीजेपी में मची बगावत नहीं, बल्कि लिंगायत समुदाय है, जिसने रिजर्वेशन की मांग कर डाली है। दरअसल आज पंचमसाली लिंगायत समुदाय के लोगों ने 2A रिजर्वेशन श्रेणी में शामिल होने के लिए बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में रैली की। इस दौरान रैली के प्रमुख सदस्य जे मृत्युंजय स्वामी ने कहा कि अगर येदियुरप्पा सरकार आज जवाब नहीं देती है तो हम विधानसभा के सामने आंदोलन शुरू करेंगे। पंचमसाली लिंगायत समुदाय के लोग मांग कर रहे हैं कि उन्हें ओबीसी वर्ग की सूची के 2A श्रेणी में शामिल किया जाए। इसी के साथ ही उन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 15% रिजर्वेशन भी दिया जाए। आज इस प्रदर्शन के साथ ही कर्नाटक में पंचमसाली लिंगायत, कुरुबा और वाल्मीकि समुदायों के रिजर्वेशन की समीक्षा की मांग तेज हो गई। जहां पंचमसाली समुदाय 2A श्रेणी का दर्जा देने की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ कुरुबा समुदाय अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है, जिसने सीएम येदियुरप्पा की परेशानी को बढ़ा दिया है, क्योंकि येदियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं। राजनीति के जानकारों का ऐसा मानना है कि येदियुरप्पा की इस समुदाय की करीब 17% आबादी पर मजबूत पकड़ है। वहीं कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों में से करीब 80 पर लिंगायत समुदाय का दबदबा है। बीजेपी के 16 विधायक पंचमसाली लिंगायत समुदाय से आते हैं। अगर सीएम येदियुरप्पा लिंगायत समुदाय की मांग को पूरा नहीं करते हैं तो सत्ता को खिसकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। येदियुरप्पा की सरकार बचेगी या जाएगी, ये सवाल कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने के साथ ही उठ रहे हैं। लेकिन येदियुरप्पा किसी तरह से अपनी कुर्सी को अब तक बचाए हुए हैं। लेकिन पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी की कुर्सी बचेगी या जाएगी, इस सवाल का जवाब कल मिल जाएगा, क्योंकि कल यानी 22 फरवरी को पुडुचेरी विधानसभा में सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। लेकिन इस फ्लोर टेस्ट से पहले नारायणसामी की मुश्किल बढ़ती दिख रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पुदुचेरी में कभी भी विधानसभा चुनावों का ऐलान हो सकता है। 4 महीने के अंदर नई सरकार का गठन भी हो सकता है, लेकिन चुनाव से पहले ही केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गहमा-गहमी बढ़ चुकी है। कांग्रेस विधायकों के एक के बाद एक इस्तीफा देने के बाद राज्य में नारायणसामी की सरकार मुश्किल में आ चुकी है। कल यानी 22 फरवरी को नारायणसामी को विधानसभा में बहुमत साबित करना है, लेकिन जिस तेजी से कांग्रेस विधायक बगावत की राह पर चलते जा रहे हैं, उससे नारायणसामी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। विधानसभा सत्र से पहले एक और विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस विधायक लक्ष्मी नारायणन ने अपना इस्तीफा पुदुचेरी विधानसभा के अध्यक्ष वीपी शिवकोझुंडू को सौंप दिया है। लक्ष्मी नारायण के इस्तीफे के बाद अब सरकार का समर्थन करने वाले विधायकों की संख्या घटकर 13 रह गई है। कुछ समय पहले तक पुदुचेरी विधानसभा में कांग्रेस के 15, डीएमके के 3 और 1 निर्दलीय विधायक का समर्थन नारायणसामी सरकार के पास था, जबकि विपक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री एन रंगासामी की ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ एआईएडीएमके के 4 और बीजेपी के 3 विधायक हैं। यानी सरकार के समर्थन में 19 और विपक्ष में 14 विधायक थे। लेकिन एक महीने में 5 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया, जबकि एक विधायक एन धनावेलु को जुलाई में ही पार्टी बाहर का रास्ता दिखा चुकी है, जिस कारण सरकार के पक्ष में विधायकों की संख्या घटकर 13 रह गई है। वोटिंग के दौरान विधानसभा अध्यक्ष का वोट हटा दें तो ये संख्या 12 रह जाती है। यानी साफ है कि नारायणसामी के लिए कल बहुमत साबित करना बेहद मुश्किल हो सकता है। बहुमत परीक्षण से पहले कर्नाटक बीजेपी में उपाध्यक्ष सुराना ने दावा करते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। ये मेरा 100% दावा है। अभी कांग्रेस के 3 और विधायक इस्तीफा देंगे और अब इसमें से एक इस्तीफा हो भी गया है। पुडुचेरी में विधानसभा चुनावों से पहले ही सरकार मुश्किल में फंस गई है। नारायणसामी सरकार के लिए बच पाना बेहद मुश्किल दिख रहा है, लेकिन चुनाव भी जल्द होना है। ऐसे में नारायणसामी के पास दोबारा चुनकर आने का मौका भी है,
लेकिन क्या बंगाल में टीएमसी की सरकार भी फिर चुनकर आएगी? क्योंकि बीजेपी यहां डबल इंजन की सरकार बनाने के नाम पर जनता को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की इस कोशिश पर टीएमसी ने तंज कसते हुए जवाब दिया है। तो क्या जवाब दिया टीएमसी ने, देखिए ये रिपोर्ट। बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को चुनौती बीजेपी की ओर से मिल रही है, लेकिन बीजेपी को ये पता है कि तृणमूल के जनाधार में सेंधमारी आसान नहीं है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बंगाल में दौरा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। बहाना कोई भी हो, बंगाल को केंद्र में रखकर पूरी बिसात बिछाई जा रही है। अब मंच चाहे सरकारी कार्यक्रम का हो, कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हो, भाषण चुनावी होना लाजमी है। इन भाषणों में जब बड़े बड़े वादे और इरादे जाहिर किए जाते हैं तो इस पर जवाब भी आते हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता खासकर प्रधानमंत्री डबल इंजन की सरकार का जिक्र करते हैं, यानी केंद्र और प्रदेश दोनों जगह भाजपा की सरकार, वहीं अब इस डबल इंजन की सरकार वाले बयान पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक धन हड़पने के लिए व्यवस्था चाहती है। साथ ही अभिषेक बनर्जी ने कहा है कि डबल इंजन का नारा ये साबित करता है कि अब तक केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल की मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि उसकी सत्ता राज्य में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि केंद्र की योजनाओं को पश्चिम बंगाल की सरकार राज्य में लागू नहीं करती है, लिहाजा अब केंद्र के साथ राज्य में भी बीजेपी की सरकार यानी डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास तेजी से होगा। यानी साफ है, चुनावी साल में कोई भी किसी को भी बख्शने को तैयार नहीं है। हर बयान का जवाब भी आएगा और हर पुराने वादे की पड़ताल भी होगी। ये बंगाल का चुनाव है, आगे आगे देखिए होता है क्या। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी में विधानसभा चुनावों से पहले एक दूसरे को घेरने की कोशिश हो रही है। वहीं बिहार में भी विपक्षी दल आरजेडी बीजेपी के सहयोग से चल रही नीतीश सरकार की घेराबंदी में जुटी है और अब आरजेडी ने नीतीश को लेकर बड़ा बयान देते हुए दावा किया है। तो क्या कहा है आरजेडी की ओर से, देखिए ये रिपोर्ट। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की घेराबंदी में जुटे हैं। उन्होंने पहले एनडीए की सरकार को मैनेजमेंट की सरकार बताया, फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीजेपी के दबाव में होने की बात कहकर मीडिया में सुर्खियां बटोरी। इसी कड़ी में उन्होंने मशहूर शायर बशीर बद्र की शायरी का सहारा लेते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने बशीर बद्र का एक शेर ट्वीट किया है, जिस दिन से चला हूँ मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। दरअसल आरजेडी ने तेजस्वी यादव की जनता दरबार की तस्वीर को साझा किया था, जिसको रिट्वीट करते हुए तेजस्वी यादव ने ये पंक्तियां लिखी थी। आरजेडी के ट्वीट में लिखा था कि आम नागरिकों की समस्याओं के प्रति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जितने संवेदनशील हैं, उनमें जितना संयम है, समझ है, उनके निदान के लिए जैसी तत्परता है, उसका एक अंश भी अगर सीएम नीतीश कुमार और उनकी सरकार में होता तो बिहार वासियों की स्थिति इतनी खराब नहीं होती। आरजेडी के इस ट्वीट को आधार बनाकर तेजस्वी यादव ने जनता को अपने मजबूत इरादों का संदेश देने की कोशिश की है। हालांकि पार्टी ने ट्वीट में तेजस्वी की कार्यशक्ति और इच्छा शक्ति को दिखाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इसका क्या जवाब देते हैं। और बुलेटिन के आखिर में बात तेल के खेल की। देश में पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेरने में जुटी है। कांग्रेस जहां सड़क से लेकर संसद तक हंगामा कर चुकी है, वहीं आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी इस मसले पर ट्वीट किया। इसके साथ ही उन्होंने वित्त मंत्री के राज्य सरकारों पर बोझ डालने वाले बयान को लेकर भी निंदा की। देश में तेल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और लोग पस्त हो रहे हैं, जबकि मोदी सरकार मस्त हो रही है। जनता की चिंता करने की बजाय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तो राज्य सरकारों पर ही पूरा बोझ डाल रही हैं। वो ये नहीं कहती कि बढ़ती महंगाई के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। उल्टा उन्होंने कहा कि तेल की कीमतों के लिए राज्य सरकार को कुछ करना होगा। उनके इसी गैर जिम्मेदाराना बयान को लेकर विपक्ष उनकी घेराबंदी कर रहा है। वहीं आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस जैसी जरूरी वस्तुओं की कीमत पर से सरकारी नियंत्रण हटने के बाद इनके दाम बेलगाम होकर जिस प्रकार से तेजी से बढ़ रहे हैं, उनसे हर जगह हाहाकार मचा हुआ है और जनता का जीवन त्रस्त है। स्थिति की गंभीरता का संज्ञान लेकर सरकार इसका हल निकाले। इसी के साथ ही मायावती ने अपने अगले ट्वीट में कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें खासकर
पेट्रोल डीजल पर अतिरिक्त करों की जो मनमानी वृद्धि कर रही हैं, उससे ही इनकी कीमतें आसमान छू रही हैं और करोड़ों गरीबों पर इसका सीधा बोझ आए दिन बढ़ रहा है। क्या संविधान ने ऐसी ही कल्याणकारी सरकार का सिद्धांत सुनिश्चित किया है? मायावती ने तो ये तक कहा कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी समझने की बजाय राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ा रही है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने बयान में कहीं भी सीतारमण का नाम नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा साफ था कि अब जब मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटेगी तो विपक्ष तो आगे आकर घेराबंदी करेगा ही। खैर, इस सियासी तकरार से जनता की मुश्किल खत्म नहीं होने वाली है, उसे तो केवल कम होते दाम ही राहत दे सकते हैं। और दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।